चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है, सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप भी सीखिए सियासी पहाड़ा। कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में प्रदेश में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। युवाओं के मुद्दे को यूपी चुनाव में पार्टी की ओर से प्रमुखता से उठाने का फैसला लिया गया है। क्या बातें रही कांग्रेस के घोषणा पत्र में, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवा घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसे भर्ती विधान नाम दिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को राहुल गांधी ने सामने रखा। वहीं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ अपने चुनावी पिटारे में रखा है, आइए ग्राफिक्स के मदद से आपको दिखाते हैं। प्रियंका का चुनावी पिटारा, परीक्षार्थियों के लिए बस और ट्रेन सेवा मुफ्त होगी। पेपर लीक को रोका जाएगा। सरकारी संस्थानों में छपाई होगी। सभी परीक्षाओं का शुल्क माफ होगा। प्राथमिक विद्यालयों में खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। 8 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनेगा। सरकार बनी तो यूपी में शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे। प्रदेश में हर साल बड़ा यूथ फेस्टिवल कराएंगे। आरक्षण को सही से लागू किया जाएगा। क्रिकेट की वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनाएंगे। 27 लाख आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती। सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते समय सरकार पर जमकर तंज कसे। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में चुनाव है। देश में और उत्तर प्रदेश की समस्या हर किसी को मालूम है। युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस की रणनीति ये है कि कैसे युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि रोजगार कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं से बात कर उनके विचार भी घोषणा पत्र में डाले हैं। यूपी में 16 लाख युवाओं ने पिछले 5 साल में रोजगार खोया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन लोग रोजगार खो रहे हैं। पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि युवा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो शिक्षा बजट बढ़ाएंगे। साथ ही प्रियंका ने दावा किया कि सभी डिपार्टमेंट में पद खाली है, सभी को भरा जाएगा। जो रोजगार यूनिट है उनको लेकर भी काम करेंगे। फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं लगेगी। लोगों को परीक्षा देने के लिए उनके लिए बस ट्रेन फ्री की जाएगी। इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में
हमने डेडिकेट किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनके लिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा 2022 का चुनावी रण तैयार है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता तय करेगी कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। वहीं दूसरी ओर सभी पार्टियां जनता को लुभाने में और अपने अपने भविष्य के कामों का मैनिफेस्टो लेकर आ रही हैं। उसी लिस्ट में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो 10 मार्च को परिणामों के आते ही समझ आ जाएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम जनता के बीच निकल चुके हैं। हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भोकल टाइट रहेगा। काम धाम नहीं, बाबा जी की सरकार ने तो काम बहुत किए हैं। काम जो है धातल पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। योगी जी के कछुआ करेगा छुए। हमारे क्षेत्र में बीजेपी की वही है। अब योगी को देंगे। नसीब बाहर नहीं मिला। हाँ, कमल का फूल साइकिल में तो पिंचर है। 25 साल से जमाना करो, 15 साल से जमाना करो, उन्हें छूट मिल रही है। जो समय से जमा कर रहे हैं उन्हें कहाँ छूट मिल रही है। हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए 2022 के चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की एक बड़ी वजह धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण भी रहा है। क्या है 2022 में पश्चिम यूपी में ध्रुवीकरण का खेल, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। प्रदेश में वैसे तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद 26% हो जाती है। यानी यहां पर ध्रुवीकरण का कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है ताकि मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद किया जा सके। क्या है पूरा सियासी खेल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ चुनाव में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर इसे कैश करने में बीजेपी कामयाब रही और उसका सियासी फायदा सीटों में तब्दील होता भी नजर आया। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में रैली की तो वहां उन्होंने कहा कि देवबंद में तैनात किए गए कमांडो आतंकियों को ठोकने का काम करेंगे। यहाँ पर योगी के भाषण का मकसद साफ दिखा कि विकास कार्यों की बात तो सरकार करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की बात कहकर बीजेपी इसका लाभ उठाना चाह रही है। आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं, उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे।
कांग्रेस ने भी इस बार अपना महिला कार्ड खेला है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जुगत में लगी हुई है। मुरादाबाद की एक रैली में प्रियंका गांधी ने जमकर अखिलेश और साथ ही योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था और यहां तक कहा था कि दोनों सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। जब तक आप इस तरह की राजनीति के घेरे में फंसे रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नेता के बाद नेता यहाँ मंच पर खड़े होकर फिजूल की बातें करेगा, आपको तरह तरह के वचन देगा, लेकिन उसको दिल में मालूम होगा कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप नेताओं को जिम्मेदार बनाओ, सिखाओ उनको कि ऐसा नहीं चलेगा। मंच पर आकर खोखले वचन बनाए, 5 सालों के लिए आप कुछ नहीं करें, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके में बहुत मजबूत रही है। उसके पास अपना एक खास वोट बैंक है जो ऐसा माना जाता है कि मायावती से आमतौर पर चिटकता नहीं। हालांकि बीएसपी इस बार पूरी तरीके से चुनाव को लेकर जमीन पर सक्रिय नहीं दिखाई दे रही, फिर भी उसके वोट बैंक का क्या होगा वह भी इस इलाके में चुनावों की दिशा तय कर सकता है। पश्चिमी यूपी में 20% के करीब जाट और 30 से 40% मुस्लिम आबादी है। इन दोनों समुदायों के साथ आने से करीब 50 से ज्यादा सीटों पर जीत लगभग तय हो जाती है। वहीं 2017 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को रिकॉर्ड 136 में से 109 सीटें मिली थी, जबकि अखिलेश यादव के हिस्से में 20 सीटें आई थी। इसी किले को भेदने के लिए सपा पहले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर चुकी है। क्या होगी बीजेपी की आगे की रणनीति और क्या होगा जनता का रुझान, ये तो वक्त बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने प्रचार और पार्टी व्यवस्था को लेकर कमर कस चुके हैं। कोई पार्टी किसी भी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहती। उसी तरह बीजेपी ने भी अपने 30 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी कर दी है। कौन है ये स्टार प्रचारक, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। बीजेपी के ये वो स्टार प्रचारक हैं जो पूरे चुनाव के दौरान पार्टी की प्रचार व्यवस्था को संभालेंगे। जहां बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो अब वहीं पार्टी ने अपने प्रचारकों की सूची जारी कर बिगुल फूंक दिया है। सूची जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के बाहुबली नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, संजीव बाल्यान, जसवंत सैनी, हेमा मालिनी, अशोक कटारिया, सुरेंद्र नागर, जनरल वीके सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, बीएल वर्मा, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, एसपी सिंह बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, कांता कदम, रजनीकांत माहेश्वरी, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र कश्यप, जेपीएस राठौर, भोला सिंह खटीक। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें एक ओर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जगह दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर लिस्ट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम गायब है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हाल ही में एक पत्रकार से बदसलूकी के मामले में चर्चा में आए थे, तो उनके बेटे आशीष मिश्रा पर किसान आंदोलनकारियों पर जीप चढ़ाने का आरोप है। इन तमाम वजहों से और आरोपों के कारण केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग विपक्ष ने जोरों से उठाई थी।
बावजूद इसके अजय मिश्र टेनी अपने पद पर बने रहे। लेकिन आज जब बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई तो इनका नाम सूची से बाहर था। तो अब देखना यह है कि क्या बीजेपी के ये तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी की प्रचार रैलियों और व्यवस्थाओं को कितना दुरुस्त करेंगे। और अब जनता को ही आखिरी निर्णय लेना है कि 2022 में जीत का ताज किसके सिर सजेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और पश्चिम यूपी में क्या है सियासी आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही, लेकिन आज दिन भर नेताओं के क्या बयान आए जो सुर्खियों में रहे, देखिए बयान बहादुर में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज के दिन पर देश के अंदर एक नजीर मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कभी पलायन के लिए कुख्यात था। किराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो अपहरण की घटनाएं घटित होती थीं, उसके माध्यम से फिरौतियां वसूली जाती थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज इन 5 वर्षों में हमारे सभी उद्यमियों और व्यापारियों ने देखा होगा और वहां के आम नागरिकों ने भी महसूस किया होगा कि वहां पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता। जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं। पहले पुलिस आगे भागती थी और उनको इसी उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे, क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था, इन दंगाइयों को प्राप्त था। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। वो पूरे देश को दिख रहा है। अगर आप कहें कि भाई हम आपको विजन देना चाहते हैं और फिर आपने 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी, तो देश का विजन नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण, एक नए विजन की जरूरत है और शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रैटेजी दें। यह हमारा लक्ष्य। धन्यवाद। पहल की है, ये एक ऐसा कदम है जो और एक बहुत बड़ा निर्णय है, छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत बदलाव की जरूरत है। तो ये एक पहल है देश के सबसे बड़े प्रदेश में। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को
ऐसे परिवर्तन जो है इनमें समय लगता है और समय आने पर बाकी प्रदेशों में भी होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमने यहाँ पे पहल करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक सफल प्रयास भी रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, जबकि महिलाओं की कोई बात ही नहीं हो रही थी, सबसे बड़ा फ्लैगशिप आपका जो प्रोग्राम था महिलाओं के लिए भाजपा सरकार का था कि एक गैस सिलेंडर दे दीजिए 1 साल में, और महिलाओं को हमने निपट लिया है। अब ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं कह सकता। अब आपने देखा है कि क्योंकि हमने ये पहल की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मोदी जी की सिर्फ महिलाओं वाली जो रैलियां हैं, ये सब पहली बार हो रही हैं, पहली बार घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो ये ऑलरेडी एक सफलता है। और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी, उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है और आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी और तमाम वो लोग हैं जो समाजवादी हैं और अम्बेडकरवादी हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। शाही निगेटिविटी से रही हो, जो जिस पार्टी का डीएनए निगेटिव हो, वो निश्चित तौर से वो इसी तरह की बात करेंगे। और आज उनकी निगेटिविटी का असर ये हुआ है कि आज वो जो है वो हाशिए पे खड़े हो गए हैं, अब दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। सर, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ही इतना रिफ्ट चल रहा है। देखो भैया, कहीं पर जो है वो तृणमूल कांग्रेस है, कहीं त्रिमूर्ति कांग्रेस है, कहीं पे जो है वो परिवार का कुनबा है, तो ये सब आपस में चौधरी बनने की चौधराहट की चूचू का मुरब्बा बने हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं।